आशिकी टू। आशिकी टू फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पे इमर्ज की थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आशिकी टू इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। फिल्म बनी, फिल्म रिलीज हुई और फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। आशिकी टू के बाद दो लोगों की लॉटरी लग गई इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। उनमें से एक थी श्रद्धा कपूर जो कि एक बहुत बड़ी हीरोइन बन गई, एंड दूसरे थे अरिजीत सिंह जो हिंदुस्तान के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए। आशिकी टू के रिलीज के बाद आदित्य रॉय कपूर ने भी अपने आप को सुपरस्टार मान लिया था, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। जब भी कोई एक फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो फिल्म का जो हीरो होता है वो अपने आप को सुपरस्टार मान लेता है। हाउएवर आदित्य रॉय कपूर सुपरस्टार बने नहीं थे। और आज आदित्य रॉय कपूर के बारे में किसी को पता भी नहीं है वो अगली कौन सी फिल्म कर रहे हैं, उनका क्या लाइनअप है, वो किस फिल्म में सपोर्टिंग वे में है, उनकी पर्सनल लाइफ किसी में किसी का किसी भी तरह से इंटरेस्ट नहीं है। आशिकी टू लेकिन दो लोगों के लिए लॉटरी के तहत इमर्ज की थी। एक थी श्रद्धा कपूर और दूसरे थे अरिजीत सिंह। आशिकी टू जब ब्लॉकबस्टर हो गई थी उसके बाद आदित्य रॉय कपूर ने भी बहुत से स्टेटमेंट दिए थे जहां पे उन्होंने लिटरली लोगों को बताया था कि आदित्य रॉय कपूर को पता भी नहीं थी कि आशिकी नाम की एक फिल्म एग्जिस्ट करती है। आदित्य रॉय कपूर ने कभी आशिकी के गाने नहीं सुने थे एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें आदित्य रॉय कपूर ने खुद मीडिया से कही। और ये चीज आपको दिखाता है कि आदित्य रॉय कपूर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं थी। शायद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक लक आजमाने के लिए आए थे क्योंकि खुद वो एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आदित्य रॉय कपूर वॉज वेरी लाइकेबल इन आशिकी टू, लेकिन वो उस तरह से इमर्ज नहीं कर पाए एज ए लीडिंग हीरो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरो बनाने के लिए उस तरह से प्रतिबद्ध नहीं रही। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं आशिकी फिल्म की जो 1990 में बनी थी। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और उस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के 23 साल के बाद आशिकी टू आई थी 2013 में, राइट। नाउ द थिंग विद आशिकी इज कि आशिकी फिल्म से जितने लोगों की लॉटरी लगी वो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो बहुत ज्यादा लोग हैं। आशिकी टू से सिर्फ दो लोगों की लॉटरी लगी, लेकिन जो ओरिजिनल आशिकी थी, पहली वाली आशिकी थी, उससे बहुत सारे लोगों की लॉटरी लग गई। एक्चुअली हुआ यह था कि नदीम श्रवण की म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी थी। वो लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। उस तरह से उनको काम नहीं मिल पा रहा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सिमिलरली एक लिरिसिस्ट थे जिनका नाम है समीर। वो लिरिसिस्ट अनजान साहब के बेटे हैं, वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 10-11 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। उनको भी उस तरह से काम नहीं मिल पा रहा था। नदीम श्रवण की समीर साहब से दोस्ती हो गई और दोनों ने ये डिसाइड किया, म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी और लिरिसिस्ट साहब ने डिसाइड किया, राइट, नदीम श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर और समीर साहब लिरिसिस्ट, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। उस तरह से काम नहीं मिल रहा है, उस तरह से बात नहीं बन पा रही है, तो हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। क्योंकि नदीम श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी दोस्ती थी सिंगर अनुराधा पौडवाल के साथ। और अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण और समीर की मुलाकात करवाई गुलशन कुमार जी से। गुलशन कुमार जी ने नदीम श्रवण और समीर की दुख भरी दास्तां सुनी और गुलशन कुमार जी ने इनको यह रिकमेंड किया कि आपको छोड़नी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आपको जाना है बॉम्बे से, आप चले जाओ, लेकिन आप लोग एक काम करो कि आप लोग 5-7 एक गाने बनाओ, वो गाने मेरे पास लेकर के आओ, वो गाने अच्छे होंगे तो मैं उसको एक एल्बम के तहत रिलीज करूंगा। और उससे होगा ये कि अगर एक एल्बम रिलीज होगा आपके नाम से, वो एल्बम अच्छा रहा तो लोग याद करेंगे कि नदीम श्रवण नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, समीर साहब के लिरिसिस्ट थे, जिनकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह से बात नहीं बनी, लेकिन उन्होंने एक यादगार एल्बम बनाया था, राइट। ये सजेशन गुलशन कुमार ने म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण और लिरिसिस्ट समीर को दिया और ये सजेशन इन लोगों को अच्छा लगा। इनको यही लगा यार कि इतने साल स्ट्रगल किया है, एक कोशिश कर लेते हैं, कुछ गाने बना लेते हैं, क्या पता एल्बम अच्छा बन जाएगा, क्या पता एल्बम रिलीज हो जाएगा और लोग हमें याद तो एटलीस्ट करेंगे कुछ साल के बाद। नदीम श्रवण और समीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी और उन्होंने 10 गाने तैयार किए। नदीम श्रवण और समीर साहब ये 10 गाने लेकर के गुलशन कुमार के पास गए। गुलशन कुमार ने जब ये गाने सुने, गुलशन कुमार का दिमाग घूम गया। गुलशन कुमार का दिमाग घूम गया। गुलशन कुमार की जो एक्सपेक्टेशन थी, उन एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे थे ये गाने। और गुलशन कुमार इन गानों को लेकर के गए महेश भट्ट के पास। नाउ महेश भट्ट साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उनकी फिल्म अर्थ आ चुकी थी, सारांश आ चुकी थी, नाम आ चुकी थी। लेकिन महेश भट्ट का दर्द ये था कि उनकी किसी भी फिल्म का एल्बम जो है, जो म्यूजिक है, वो ब्लॉकबस्टर नहीं हो रहा था। और महेश भट्ट चाहते थे कि एटलीस्ट एक एल्बम उनकी फिल्म में आ जाए जो यादगार बन जाए, कि लोग याद करें कि महेश भट्ट की उस फिल्म के गाने कितने यादगार थे। महेश भट्ट वाज लुकिंग फॉर दैट। गुलशन कुमार ने महेश भट्ट को बोला कि आप इन गानों को लेकर के एक फिल्म बनाओ। महेश भट्ट ने कहा कि फिल्में इस तरह से नहीं बनती है, राइट। पहले कहानी सोची जाती है, उस कहानी को डेवलप किया जाता है, उसके बाद हीरो को कास्ट किया जाता है और उस कहानी में जो गाने फिट बैठते हैं उन गानों को लिया जाता है। गुलशन कुमार ने कहा कि डन, आप मत बनाओ फिल्म, लेकिन आप ये गाने सुन लो। महेश भट्ट ने जब वो 10 गाने सुने, महेश भट्ट का भी दिमाग घूम गया। महेश भट्ट ने तुरंत ही अपने भाई जो उनके स्टेप ब्रदर है रॉबिन भट्ट, उनको बुलाया और कहा कि इन 10 गानों के इर्द गिर्द एक कहानी लिखी जाए।
ना रॉबिन भट्ट साहब ने उन 10 गानों के इर्द गिर्द कहानी लिखी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बात फैल गई कि गुलशन कुमार और महेश भट्ट क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने 10 गाने उठाए हैं और गानों के इर्द गिर्द कहानी बनाई जा रही है, जो कि टेम्पलेट का हिस्सा नहीं है, राइट। जनरली ऐसा नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जब ये बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई, कोई भी हीरो उस फिल्म को करने को फिर तैयार नहीं होगा। महेश भट्ट को ये बात पता थी। महेश भट्ट ने गुलशन कुमार को बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, ये गाने इतने अच्छे हैं कि फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। गुलशन कुमार को फिल्मों का नॉलेज नहीं था, उनको म्यूजिक का नॉलेज था। गुलशन कुमार वॉज एप्रहेंसिव, लेकिन उनके प्रोड्यूसर बनने का सपना पूरा हो रहा था। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट जी, आपको जो करना है आप करिए। महेश भट्ट ने गाने पहले रिलीज करवा दिए फिल्म के, और फिल्म के पोस्टर में, वो आपने फेमस पोस्टर देखा होगा, हीरो हीरोइन जैकेट से ढके हुए हैं, उस पोस्टर को रिलीज कर दिया। नए हीरो और नई हीरोइन को लिया, राहुल रॉय हीरो, अन्नू अग्रवाल हीरोइन, फिल्म बना डाली, फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। आशिकी फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन आशिकी फिल्म किसी को याद नहीं है, आशिकी फिल्म की स्टोरी लाइन किसी को याद नहीं है। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई उन गानों की वजह से। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई उन गानों की वजह से। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक एक ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी ऐसी फिल्म रिलीज नहीं होगी जिसके साथ के साथ 10 के 10 गाने सुपर हिट है और फिल्म फ्लॉप हो जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि साथ के साथ 10 के 10 गाने सुपर हिट है और फिल्म फ्लॉप हो गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आशिकी के साथ भी नहीं हुआ। जब वो एल्बम मार्केट में आया, it became the highest selling album of all time. It became the highest selling album of all time. मर्सिडीज में जाने वाले लोग भी उस गाने को सुन रहे थे, ट्रक चलाने वाले लोग भी उस गाने को सुन रहे थे। आशिकी का एल्बम became an overnight sensation. फिल्म रिलीज हुई, फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद नदीम श्रवण ने 90s को डोमिनेट किया। समीर साहब लिरिसिस्ट जो थे, उन्होंने 90s को डोमिनेट किया। कुमार शानू, जिन्होंने गाने गाए थे आशिकी के, उन्होंने 90s को डोमिनेट किया। महेश भट्ट, जिनका सपना था कि मेरे को एक यादगार एल्बम मिल जाए मेरी फिल्म के लिए, उनका सपना पूरा हो गया। गुलशन कुमार के प्रोड्यूसर बनने का सपना पूरा हो गया, राइट। सारे लोगों की लॉटरी लग गई इस फिल्म के साथ। दो लोग, राइट, राहुल रॉय एंड अन्नू अग्रवाल, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे हिंदी फिल्म में हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, उनके भी हीरो हीरोइन बनने का सपना पूरा हो गया, राइट ना। राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल उस तरह से यार लीडिंग मैन और लीडिंग लेडी नहीं बने इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स, राइट। राहुल रॉय अन्नू अग्रवाल उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल को 500 साल के बाद भी, 5000 साल के बाद भी लोग याद करेंगे कि एक फिल्म आई थी 1990 पे, जिसका एल्बम इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर था, इतने यादगार गाने थे, और वो गाने पिक्चराइज हुए थे राहुल रॉय पे, वो गाने पिक्चराइज हुए थे अन्नू अग्रवाल पे। ये जो एक तबका है, ये जो एक ताज है, ये राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल को मिल गया। ये राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल को मिल गया ना। जाहिर सी बात है, आशिकी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद राहुल रॉय ने भी खुद को सुपरस्टार मान लिया था। राहुल रॉय ने भी खुद को सुपरस्टार मान लिया था आशिकी के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद। लेकिन राहुल रॉय की बात उस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनी। राहुल रॉय की बात उस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनी। यहाँ पे ये चीज थी कि राहुल रॉय फिल्म में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि कोई भी बड़ा हीरो उस फिल्म को नहीं करता। कोई बड़ा हीरो उस फिल्म को नहीं करता, क्योंकि गानों के इर्द गिर्द कहानी बुनी जा रही थी, ये बात इंडस्ट्री में लीक हो चुकी थी। इसलिए कोई बड़ा हीरो नहीं करता। वहां पे डिमांड बन चुका था, नेसेसिटी बन चुका था कि एक नया हीरो ही है। महेश भट्ट ने एक नए हीरो को ले लिया, और नया हीरो है तो ऑफकोर्स कोई बड़ी हीरोइन भी फिल्म नहीं करेगी, तो एक नई हीरोइन को लिया गया। अन्नू अग्रवाल भी उस तरह से बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई, राहुल रॉय भी उस तरह से बड़े हीरो नहीं बन पाए। बट आई एम सेइंग कि जो ओरिजिनल आशिकी थी, वो कितने सारे लोगों के लिए लॉटरी थी। वो कितने लोगों के लिए लॉटरी थी। नदीम श्रवण जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बात बन गई, बाद में उन्होंने डोमिनेट कर लिया इंडस्ट्री को। समीर साहब स्ट्रगल कर रहे थे, लिरिसिस्ट, उन्होंने बाद में डोमिनेट कर लिया आशिकी के बाद इंडस्ट्री को। कुमार शानू, जिन्होंने गाने गाए थे आशिकी के, वो स्ट्रगल कर रहे थे आशिकी के पहले। कुमार शानू का दौर आ गया 1990s में। महेश भट्ट का सपना जो था कि एक एल्बम मेरी फिल्म को मिल जाए, वो भी पूरा हो गया। गुलशन कुमार प्रोड्यूसर बन गए। राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल, राइट, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोग तड़पते हैं कि एक फिल्म मिल जाए, एक यादगार गाना मिल जाए। इनको तमाम यादगार गाने भी मिल गए। इतनी बड़ी लॉटरी थी आशिकी, इतनी बड़ी लॉटरी थी आशिकी। और उसके कई साल के बाद आशिकी 2 भी बनी। सेम फॉर्मूला अपनाया गया कि एल्बम यादगार हो, एल्बम डिफरेंट हो, एक सर्टेन काइंड ऑफ लव स्टोरी हो, सर्टेन काइंड ऑफ इंटेंसिटी हो। पोस्टर भी सेम था आशिकी 2 का। आशिकी 2 बनी, वो भी ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन अब जो आशिकी 3 बन रही थी, उसको लेकर के भट्ट और उसको लेकर के गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे। और उसके नाम को लेकर के एक स्टफ चल रहा था दोनों के बीच में। दोनों रस्सी खींच रहे हैं कि हमारा इतना स्टेक होगा आशिकी 3 में, हमारा उतना स्टेक होगा आशिकी 3 में। और उधर से आशिकी 3 नहीं बन पा रही है। अब कुछ डिफरेंट ही फिल्म बना रहा है भूषण कुमार, क्योंकि भट्ट कोर्ट चले गए थे भूषण कुमार के खिलाफ कि वो आशिकी वर्ड यूज कर रहे हैं अपनी फिल्म के नाम पे एंड ऑल दैट। बट वो सारी चीजें अलग हैं। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि आशिकी जो थी 1990 की, वो बहुत बड़ी लॉटरी थी। वो एक बहुत बड़ी लॉटरी थी। और अगर अनुराधा पौडवाल, जिन्होंने नदीम श्रवण को और समीर को इंट्रोड्यूस करवाया था गुलशन कुमार से, बिकॉज अनुराधा पौडवाल बहुत क्लोज थी गुलशन कुमार की,
नदीम श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो जानते थे अनुराधा पौडवाल को। नदीम श्रवण और समीर साहब को अनुराधा पौडवाल ने गुलशन कुमार से इंट्रोड्यूस करवाया था, गुलशन कुमार ने उनको वो मोटिवेशन दिया एंड ऑल दैट, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, और ये लॉटरी लग गई सबकी, ये लॉटरी लग गई सबकी। अगर नदीम श्रवण इंडस्ट्री से चले जाते, अगर समीर साहब इंडस्ट्री से चले जाते, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा टैलेंट खो देती, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा टैलेंट खो देती, और खो क्या देती, खोती ही होगी, खोती ही होगी यार। कितने सारे लोग आते हैं 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल स्ट्रगल करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यार कि उनको ब्रेक मिल नहीं पा रहा, उनको ब्रेक मिल नहीं पाएगा, वो चले जाते हैं, वो सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है, वो सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है वो 65 to 75% इज गवर्न्ड बाय लक। लक का पैरामीटर अगर आपके फेवर में काम नहीं करेगा, मोर ऑफ्टन देन नॉट आपकी बात नहीं बनेगी। नदीम श्रवण और समीर साहब के अंदर टैलेंट तो था, लेकिन उनको वो ब्रेक नहीं मिल पा रहा था, कोई उनको गाने नहीं दे रहा था यार, कोई गाने नहीं दे रहा था, आपको गाने कोई क्यों देगा, राइट? आपको कोई गाने नहीं दे रहा था, उनको गुलशन कुमार ने मोटिवेट किया, उन्होंने अपने पूरे जीवन की ताकत लगा दी, एक फिल्म बनी जो कि पहली बार हुआ था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि गानों के इर्द गिर्द कहानी को बुना गया था, वो चीज इंप्लीमेंट की गई, फिल्म बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, फिल्म बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, सबकी लॉटरी लग गई, सबकी लॉटरी लग गई, और आशिकी आज तक केस स्टडी है लोगों के लिए, आज तक केस स्टडी है लोगों के लिए, राइट? और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दौर तो रहा ही है यार कि गाने यादगार है तो फिल्म हिट है, राइट? आज की डेट में ऐसा नहीं हो पा रहा कि गाने यादगार है, क्योंकि गाने यादगार आ ही नहीं रहे, गाने यादगार आएंगे तो आज भी फिल्में हिट होंगी, चाहे हीरो कोई भी हो, हीरोइन कोई भी हो, राइट? अभी छावा फिल्म के गाने यादगार नहीं, फिर भी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। तो अगर यादगार गाने आप लेकर क्या हो गए, स्काई इज द लिमिट, वो हो नहीं पा रहा। बट ये लॉटरी थी आशिकी के साथ लोगों की, ये लॉटरी लगी थी लोगों की आशिकी के साथ। सो दैट्स द वे इट इज। इस बारे में बहुत कम लिखा जाता है मीडिया में, बट नदीम शमन वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट, एंड या दैट्स द वे इट इज। चलो बाय, मिलते हैं, बाय।